जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के दैनिक समसामयिकी को। नासा ने पहली बार शुक्र ग्रह पर ठीक है भेजा है हिप हॉप गीत द रेन। गीत का क्या नाम है? द रेन। भेजा किसने है? नासा ने। ओके, शुक्र ग्रह पे। DSN एक प्रणाली है, डीप स्पेस नेटवर्क के माध्यम से इसको शुक्र ग्रह पे हिप हॉप कलाकार जो हैं उनका नाम है मिस्सी इलियट। तो मिस्सी इलियट का नाम याद रखिएगा, इन्हीं का गीत है, उसका गीत का नाम है द रेन, कलाकार का नाम है मिस्सी इलियट। ठीक है, शुक्र ग्रह पर भेजा गया है। नासा ने $450 मिलियन खर्च करने के बाद वीपर मून मिशन किया रद्द। नाम क्या था? वीपर। वीपर का फुल फॉर्म है वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, ये जो है चांद पर बर्फ की खोज के लिए भेजा जाने वाला था, बट अब इसको रद्द कर दिया है नासा ने, अब इसको नहीं भेजा जाएगा। BBVA कोलंबिया और IFC ने दुनिया का पहला जैव विविधता बांड लॉन्च किया है। ठीक है, किसने किसने? BBVA कोलंबिया, ये कोलंबिया का एक बैंक है, और IFC ये जो है वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, जिसे मैंने बताया BBVA कोलंबिया और विश्व बैंक की एक समूह, विश्व बैंक समूह का एक जो है सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इन दोनों ने मिलकर $15 मिलियन का जो है बॉन्ड जारी कर दिया है, और टोटल जो बॉन्ड जारी करना है इनको उसमें वो है $50 मिलियन का, लेकिन अभी $15 मिलियन लॉन्च किया है, और 50 मिलियन धीरे धीरे अलग अलग उसमें करके पार्ट में डिवाइड करके भेजेंगे। ठीक है, उसके लिए संस्था के लिए दिया जाएगा। जैव विविधता हानि, इसका जो उद्देश्य है कि जैव विविधता हानि के प्रमुख कारकों को संबोधित करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है और जैव विविधता हानि को रोकना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है रिगोबर्टा मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? उनका नाम है विजेता का रिगोबर्टा मेंचू, रिगोबर्टा मेंचू। ठीक है, तो ये जो है प्रसिद्ध शांति नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और ये कहाँ के? ये ग्वाटेमाला के हैं। ठीक है, तो ग्वाटेमाला मानवाधिकार कार्यालय रिगोबर्टा मेंचू तुमको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगला देखते हैं इसमें न्यूज। कवि जुकांती, ये देख लीजिए, कवि जुकांती जगन्नाथम को श्री दशरथी कृष्णमाचारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? कवि जुकांती जगन्नाथम, इनका नाम है जुकांती जगन्नाथम, इनको पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है दशरथी कृष्णमाचार्य। ठीक है, ये जो है दशरथी जी जो थे, ये एक भारतीय तेलुगु कवि थे और लेखक थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और ये कौन सी सरकार देती है? तो तेलंगाना की सरकार इस पुरस्कार को देती है हर साल। PGIMER चंडीगढ़ ने कि भारत के पहले चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने? PGIMER ने, MER चंडीगढ़। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि ये चिकित्सा संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। ओके, जो इसके शानदार इतिहास और चिकित्सा विज्ञान के में योगदान को समर्पित करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाते हैं। इसकी जब ये अपनाया गया था उस समय जो सदन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब कर रहे थे। इसका डिजाइन का मुख्य श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया जी को। ठीक है, नाम था पिंगली वेंकैया। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पार्क में फहराया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को। ठीक है, इसमें लाल, पीले और हरे रंग थे। क्या कह रहे थे? रेड, येलो और ग्रीन। लाल, पीला और हरा रंग था। ये 36 पट्टियों में थे। इनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे अभी चक्र बना हुआ है वहाँ पे वंदे मातरम लिखा हुआ था, और झंडे की जो लाल पट्टी पर सूर्य और अर्धचंद्र के प्रतीक थे।
ठीक है, तो ये हमारा पहला झंडा था, 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। भारत सरकार ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पुनर्निर्माण केंद्र का किया उद्घाटन। तो किसने किया है इसका उद्घाटन? ये किया है भारत सरकार के केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने किया है। कहाँ पर? कोलकाता में। यह जो है यह नियत समय में सभी भूस्खलन प्रवण राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करेगा। 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली LEWS का संचालन करेगा। ठीक है, 2030 तक। ओके, देश भर में ये लॉन्च हो जाएगा, देश भर के जगहों को ये कवर कर लेगा। अगला है कि नूनो बोर्गेस ने नडाल को हराकर जीता स्वीडिश टेनिस ओपन पुरुष एकल खिताब। किसने जीता है? नूनो बोर्गेस ने। ठीक है, तो यह कहाँ के? स्वीडिश के हैं। स्वीडिश ओपन टेनिस खिताब किसने जीता है? पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस। नाम याद रखिएगा, ये पुर्तगाल के हैं और नाम है नूनो बोर्गेस, पुर्तगाल देश के हैं। ठीक है, स्पेन के राफेल नडाल को इन्होंने हरा दिया है। ठीक है, स्वीडिश खिताब में। ओके, स्वीडिश ओपन में। ठीक, इसको केवल इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में, ये जो वित्त वर्ष था ये 24 था, वित्त वर्ष 24 में 8.2% रही भारत की आर्थिक वृद्धि दर। भारत की GDP की जो आर्थिक वृद्धि दर रही है वो कितना रही है? 8.2%। ठीक है, इसे में चलिए आगे कुछ देखते हैं। भारत की 2024-25 में वास्तविक GDP की जो अनुमान रखाया गया है कि कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, तो 6.5 से 7%, 6.5 से 7% ये जो है बढ़ने का अनुमान है। इसको भी याद रखिएगा। 8.2 के हिसाब से बढ़ी है पिछले वित्त वर्ष में, ये याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 में मुद्रास्फीति 4.5% और वित्त वर्ष 26 में 4.1% रहेगी। ठीक है, ये जो चला अभी बीता है ये वित्त वर्ष 24 था। ठीक है, अब ये जो चल रहा है वित्त वर्ष 25 है, इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति 4.5% रहेगी और जो आएगा उसके बाद में वो 26 रहेगा, उसमें रहेगा 4.1% मुद्रास्फीति का इसमें अनुमान लगाया है। ठीक है, सर्वेक्षण में जो रेखांकित है कि उसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी कितनी है, तो कृषि की हिस्सेदारी 17.7%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PCS एग्जाम और IRO में या UPSC में जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो 24 में जो वित्त वर्ष 24 है इसमें कृषि की जो हिस्सेदारी है 17.7% है, उद्योग की हिस्सेदारी 27.6% है और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.7% है। दोबारा देख लीजिए, 17.7% कृषि की है, 27.6% जो है उद्योग की है और 54.7% जो है सेवा क्षेत्र की है। देखते हैं आगे राजकोषीय घाटा के बारे में। तो राजकोषीय घाटा हमारा जो है इस बार महालेखा जो CAG होते हैं इनकी रिपोर्ट पे बनाया जाता है। तो आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष जो 23 था उसमें सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% था। अब घटकर हमारा जो इस बार राजकोषीय घाटा है वो कम हो गया, कितना? 5.6% है। तो याद रखिएगा जो राजकोषीय घाटा आया है कितना है? 5.6%। ठीक है, राजकोषीय समेकन में सर्वेक्षण के वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 25-26 तक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 4.5% या उससे कम करने की उम्मीद है। देखिए 23 में कितना था राजकोषीय घाटा? 6.4%। 24 में कितना हो गया राजकोषीय घाटा? 5.6%। अब जो आएगा 25-26 वाला उसमें राजकोषीय घाटा कितना करने की उम्मीद है इनको? 4.5%। ठीक है, इतना घटाने की उम्मीद है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि वित्त वर्ष 2024 के पूंजीगत व्यय 9.5 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 28.2% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2020 के स्तर में 2.8 गुना अधिक है। ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सकल कर राजस्व आप देख लीजिए इसमें, तो GTR, ठीक है, सकल कर राजस्व में वृद्धि हुई है, 13.4% के रहने का अनुमान है वृद्धि दर का, और यह वृद्धि प्रत्यक्ष दरों में 15.8% की वृद्धि और वित्त वर्ष 23 की तुलना में अप्रत्यक्ष करों में 10.6% की वृद्धि के कारण हुई है। ये ज़्यादा मत रटिए, ये केवल याद रखिए कि जो GTR में वृद्धि दर रहेगी कितना? 13.4% की। ओके, चलिए
आयात निर्यात में देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयात निर्यात का जो डेटा है वो कह रहा है कि इस बार जो निर्यात किया है भारत ने, कितना किया है, 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 341, ठीक है, 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है, ठीक है। इसमें जो सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 24 में निर्यात सेवाएं जो हैं भारत की वो 0.15% बढ़ा है। जो निर्यात है 1% भी नहीं, 0.15% बढ़ा है। जबकि कुल आयात में, आयात जो हम मंगाते हैं सामान, उसमें लगभग 5%, 4.9% की गिरावट आई है, ठीक है। तो हमने सामान कम मंगाया और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हमने बेच भी दिया, तो क्या हुआ कि जो हमारा घाटा था इसीलिए कम हो गया है, ठीक है। वित्त वर्ष में जो घाटा होता है आयात निर्यात को होने की वजह से वो हमारा कम हो गया है, धीरे धीरे और कम करने की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजनाएं जो चालू हैं वो 36.9 लाख करोड़ को हस्तांतरित किया जाएंगे। और बेरोजगारी दर के बारे में बताया गया है कि सर्वेक्षण में कहा गया है कि महामारी के बाद से अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर जो है इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, बेरोजगारी दर कम हुआ है। और जो मेन बात है कि जो युवा बेरोजगारी दर है, तो युवा किसको मानते हैं, 15 से 29 वर्ष की उम्र के लड़के, ठीक है। तो इनकी जो बेरोजगारी दर है 2017-18 में थी 17.8%, अब ये घटकर 22-23 में कितनी हो गई थी, तो ये हो गई है 10%, ठीक है। पहले 17% थी, लगभग 17 या 18%, और अब हो गई है 10%। तो इसमें भी गिरावट आई है, युवा बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है, ठीक है। परिवहन के बारे में देख लीजिए, तो इसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 24 में अपना अब तक का सबसे अधिक निजी निवेश आकर्षित किया है। किसने, परिवहन क्षेत्र में, ठीक है। वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनती थी 2014 में। अच्छा, 2014 क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि नई गवर्नमेंट जो बनी है ये 2014 से ही काम कर रही है, ठीक है। उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो 2014 से ही तुलना किया जाएगा। तो 2014 में 11.7% किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रोड बनती थी, जो कि अब 34 किलोमीटर, लगभग 3 गुना की तेज़ी से रोडें बनाई जा रही हैं इंडिया में, ठीक है। अगला न्यूज है, मनोलो मार्केज, नाम याद रखिएगा, मनोलो मार्केज बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। नाम है मनोलो मार्केज, ठीक है। और कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली बनी आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी। नाम है कैप्टन सुप्रीता। कहाँ पर ये जो है तैनात हुई है, सियाचिन ग्लेशियर में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशनल रूप में तैयार होने वाली आर्मी की एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें किसी ऑपरेशन में शामिल किया गया, ठीक है। इसलिए कह रहा है ऑपरेशनल रूप में तैनात, ठीक है। नाम है कैप्टन सुप्रीता, ओके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।